चैनल गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं हेल्थ का, जो कि द हिंदू में था 1 अप्रैल को। तो इस टॉपिक को कवर करते हैं कि हाउ रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन शेप्स पब्लिक हेल्थ एक्सेस इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें कहानी है जो कि सुनते हैं हम लोग कि नैन्सी एंजेलिना को बचपन की एक बात याद है। जब वो अपने दादा दादी के घर जाती थी तो वो एक ऐसे बस स्टॉप पर उतरती थी जो असल में उनकी मंजिल नहीं थी। बस वाल्यूअर नाम के एक गांव में रुकती थी जहां पक्की सड़कें, दुकानें, स्कूल और एक हेल्थ सेंटर था। वहां से वो तारों की रोशनी में अंधेरे रास्ते पर पैदल चलती थी। गांव के आखिरी घरों को पार करते ही वो एक ऐसी बाउंड्री क्रॉस करती थी जो दिखती नहीं थी, लेकिन वहां से उनके दादा दादी का घर शुरू होता था। मगेशजीपुरम, जहां वो रहते थे, एक दलित क्रिश्चियन बस्ती थी जो गांव से अलग थलग, नेग्लेक्टेड और सामाजिक रूप से बहिष्कृत, एक्सक्लूडेड थी। ये जो लकीर खींची गई थी वो सिर्फ ज्योग्राफी की नहीं बल्कि कास्ट की थी। सालों बाद जब वो एक कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर बनी तब उन्हें समझ आया कि इस चीज़ को क्या कहते हैं। रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन मतलब रिहायशी तौर पर अलग अलग बांटना। इससे उन्हें यह एहसास हुआ कि ये बंटवारा सिर्फ रहने की जगह तक नहीं था, बल्कि इसका असर हेल्थ केयर मिलने पर भी पड़ता था। नाउ इंडिया का बड़ा सच, सेग्रीगेशन और सर्विसेज। नैन्सी ने जो देखा वो एक बहुत बड़े और अक्सर ना दिखने वाला पैटर्न का हिस्सा है। सैम एशर और उनकी टीम की एक वर्किंग पेपर रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन और अनइक्वल एक्सेस टू लोकल पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया ने 15 लाख से ज़्यादा मोहल्लों को एनालिसिस किया। उन्हें पता चला कि मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट के बीच सेग्रीगेशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। अर्बन एरियाज़ में सेग्रीगेशन इंडेक्स मुस्लिम के लिए 0.52 और शेड्यूल कास्ट के लिए 0.59 है। इसका मतलब है कि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को अपनी जगह बदलनी होगी, तभी सब एक साथ मिलजुल कर रह पाएंगे। नाउ हर 4 में से एक अर्बन मुस्लिम ऐसे मोहल्ले में रहता है जहां 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम की है। जिन मोहल्ले में इन कम्युनिटीज़ की तादाद ज़्यादा है वहाँ स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स, नल का पानी, साफ़ सफाई और बिजली मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये फ़र्क डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल की रिपोर्ट्स में नहीं दिखता, लेकिन एक छोटे से मोहल्ले के लेवल पर बिल्कुल साफ नज़र आता है। नाउ हेल्थ केयर का ज्योग्राफी से कनेक्शन समझते हैं। ठीक, नैन्सी ने रिसर्च के दौरान देखा कि गांव में आंगनवाड़ी, स्कूल और हॉस्पिटल अक्सर गांव के मेन हिस्से में होते हैं, लेकिन दलित बस्तियों के लोगों के लिए यहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर बनाते वक्त सेंट्रलिटी मतलब बीच में होना और कनेक्टिविटी देखी जाती है, लेकिन कास्ट के हिसाब से बटे हुए गाँव में ये सेंट्रल जगह हमेशा डोमिनेंट कास्ट मतलब ऊंची जाति के लिए इलाके में होती है। इस वजह से दलित बस्तियां अपने आप ही हेल्थ केयर से दूर हो जाती हैं। यहाँ तक कि हेल्थ कैंप्स भी मंदिरों, बीच चौराहों या कम्युनिटी हॉल्स में लगाए जाते हैं, जहाँ दलित लोग या तो अलाउड नहीं होते या वहाँ जाने में उन्हें डर लगता है। नाउ द थिंग इज़ कि नैन्सी एक दर्दनाक किस्सा याद करती है। एक दलित बस्ती में एक बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। जब उन्होंने माँ से कहा कि वो बच्चे को आंगनवाड़ी ले जाएं ताकि उसे मुफ्त खाना मिल सके, तो माँ ने मना कर दिया। उसने कहा, मेरे लिए उस इलाके में जाना सेफ़ नहीं है, एंड जब भी मैं जाती हूँ मेरी बेइज्जती की जाती है। ये कोई जानकारी की कमी नहीं थी, बल्कि अपनी इज्जत, डिग्निटी बचाने का सवाल था। नाउ उड़ीसा और बाकी इंडिया का हाल, इसको ध्यान से समझते हैं कि ये सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है। इंग्लिश लिटरेचर स्कॉलर तान्या तनिषा मोहंती ने उड़ीसा के गांव में काम करते हुए देखा कि कैसे कास्ट तय करती है कि आप किससे मदद मांग सकते हैं। उड़ीसा के पटिया के पास एक क्लिनिक था जो कई गाँव के लिए एक ही था, लेकिन वो क्लिनिक अपर कास्ट एरिया में था, इसलिए दलित लोगों के लिए वहाँ जाने का वक्त फिक्स था। क्लिनिक के बोर्ड पर लिखा होता था कि अब वो आ सकते हैं ताकि ऊपर कास्ट के लोगों को तकलीफ ना हो, एंड इमरजेंसी में भी उन्हें उस वक्त का इंतज़ार करना पड़ता था। नाउ मुस्लिम मोहल्ले और बायस, शहरों में मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों का भी यही हाल है। फिजियोथेरेपिस्ट शाकिब अहमद खान बताते हैं कि उन्हें सुपरवाइज़र का मानना था कि मुस्लिम इलाकों में डिसेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ अपनों में शादी होती है, जबकि डेटा ऐसा कुछ नहीं कहता, ये सिर्फ एक बायस थी। देन गाइस, नागपुर में उन्होंने देखा कि मुस्लिम इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर था और हॉस्पिटल में स्टाफ कम होता था। लोगों को मजबूर होकर दूर जाना पड़ता था या पैसा खर्च करना प्राइवेट क्लिनिक जाना पड़ता था। नाउ पुलिस और कानून का रोल,
हमारी सरकार ने अक्सर इस सेग्रीगेशन को एक बड़ी रुकावट नहीं माना। सचार कमेटी रिपोर्ट ने इस पर बात ज़रूर की थी, लेकिन ये पॉलिसीज़ में नहीं बदला। ना उल्टा कुछ कानून इस बंटवारे को और गहरा कर रहे हैं। गुजरात डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट ये मुस्लिम्स के लिए हिंदू मेजॉरिटी इलाकों में घर खरीदना मुश्किल बना देता है। एंड देन राजस्थान और असम में यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों और एविक्शन ड्राइव्स की वजह से माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को अलग थलग किया जा रहा है। नाउ द थिंग इज़ कि अगर हम इसे कंक्लूड करें तो हम ये समझते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि सबको बराबर इलाज मिले तो सिर्फ नए हॉस्पिटल बनाना काफ़ी नहीं है। हमें ये मानना पड़ेगा कि ज्योग्राफी और कास्ट मतलब कि रिलीजन के बीच की दीवारें हेल्थ केयर को रोक रही हैं। एंड सिस्टम को ये समझना होगा कि सर्विसेज कहाँ रखी जा रही हैं और क्या हर कोई बिना डर के पहुंच सकता है। तो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर दिस आर्टिकल एज फॉर मेंस पर्सपेक्टिव एज वेल एज इफ़ यू फाउंड एनी हेल्पफुल डाटा फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में और भी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक जय